चुड़ैल की दरियादिली। एक समय की बात है, रामपुर में एक छोटा सा गांव हुआ करता था, गाजर। उस गांव में केशव का परिवार बड़ी ही हंसी खुशी के साथ रहता था। केशव, मालती और उनके दो छोटे छोटे प्यारे बच्चे, पिंकी और छोटू। केशव का परिवार बहुत गरीब था। पास के जंगल से लकड़ी काटना और शहर में बेचने जाना, यही एकमात्र उसकी कमाई का जरिया था। उसी जंगल में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ में एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल गांव के सभी आने जाने वाले लोगों को देखती और उनकी हंसी खुशी में वो भी बहुत खुश रहती थी और दिन भर उस पेड़ में उछल कूद करती रहती। उधर बरसात के सीजन में केशव बहुत ही कम लकड़ी का व्यापार कर पाता था और लगभग व्यापार ना के बराबर हुआ करता था। दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। हर दिन मानो खराब स्थिति होती जा रही थी। केशव रोज की ही तरह बस उसी रास्ते से निकल रहा था जिस रास्ते में वो पीपल का पेड़ पड़ता था। एक दिन केशव बहुत दुखी था क्योंकि कई दिनों से उसकी लकड़ी काटने और बाजार में बेचने का काम चल नहीं रहा था। एक दिन केशव बहुत दुखी होकर उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। खुद ही मन सोच रहा था, धिक्कार है मुझ पे, आज मेरी वजह से मेरे परिवार को दुख का सामना करना पड़ रहा है। इन सारी चीजों की वजह सिर्फ मैं हूँ। मैं आज अपने बच्चों को 2 वक्त की खुशी नहीं दे पा रहा हूँ और ना ही 2 वक्त की रोटियां। मुझ जैसे इंसान को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। पेड़ पर बैठी चुड़ैल इस सब चीज को बड़ी ही शांति के साथ सुन रही थी और देख भी रही थी। 2-4 दिन ऐसे चलने के बाद उस पेड़ से आवाज आती है, केशव, ओ केशव, क्यों इतना रो रहा है रे? जा देख उधर, कितनी सारी लकड़ी तेरे लिए मैं लेके आई हूँ। जा बाजार में बेच और बच्चों के लिए खाना लेके आ जा। केशव ने जैसे ही नजर उठाई तो पास देखा कि एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ गिरा पड़ा है। केशव झट से उठा और फटाफट लकड़ी काट के शहर में बेचने चला गया। शाम को जब लौटा तो साथ में ढेर सारे खिलौने, मिठाइयाँ और खाने का सामान लेके घर आया। अगले ही दिन केशव फिर से उसी पेड़ के नीचे आ गया, लेकिन इस बार वो अपने थैले में उस पेड़ में बैठी हुई चुड़ैल के लिए कुछ लेके आया था। पेड़ के नीचे आके केशव बोलता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुम तो मेरे लिए भगवान के समान हो। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। आज मेरे बच्चे बहुत ही खुश हैं। वो चुड़ैल शांति से सब कुछ सुन रही थी। इतना कहते ही चुड़ैल केशव के एकदम सामने आ खड़ी हुई। एक पल के लिए तो केशव बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन दूसरे ही पल उसने घुटने टेक दिए और हाथ जोड़ लिया। तभी चुड़ैल बोली, रो मत केशव, तूने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं तो तेरी ही माँ हूँ। जब से मरी बस इसी पेड़ में आके बैठ गई हूँ। अब मेरा घर यही हो गया है। मुझे गांव के हर व्यक्ति की खुशी से बहुत ज्यादा खुशी होती है। मैं आसपास आने जाने वाले सभी राहगीरों को देखती हूँ और दिन भर यहीं रहती हूँ। पूरे गांव के लोग खुश हों, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। चल जा, आज मैं भी तेरी वजह से बहुत खुश हूँ। जा अपने बच्चों के पास जा, उनके साथ कुछ समय बिता। तेरा परिवार तेरा इंतजार कर रहा है। केशव के घर आई राधा बुआ। बीते अरसा हो गया है, राधा की कोई खबर नहीं है। ना जाने कैसी होगी। और अब तो सावन सोमवार भी आ गया है और इन दिनों हर साल राधा यहीं पे होती थी।
ऐसा सोचते हुए केशव मालती से बोलता है, मालती सुनती हो, जरा बाहर आओ। क्या हर वक्त किचन में घुसी रहती हो? आओ और चाय लेते आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इधर मालती केशव की आवाज सुनते ही तुरंत ही किचन से चाय लेके बाहर आती है और केशव के पास बैठ जाती है। केशव बोलता है, सुनो ना, मैं ऐसा सोच रहा था कि राधा को कितने दिन हो गए हैं अपने घर नहीं आई है और ना ही उसकी खबर। मुझे मेरी बहन की बहुत चिंता हो रही है। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं खुद ही चला जाऊं और उसके घर से उसको लेके आ जाऊं। फिर अब तो त्योहार का सीजन आने वाला है। पिंकी और छोटू भी राधा के होने में कितने खुश हो जाते हैं। मालती केशव की बात सुनते ही खुशी के मारे चहक उठी। अरे इसमें पूछने की क्या बात है, जाइए और जल्दी से लेके आ जाइए। फिर केशव झटपट तैयार हो जाता है और अपनी बहन को लेने निकल पड़ता है। उधर राधा जैसे ही अपने भाई को देखती है, खुशी के मारे मानो ठिकाना ही नहीं रहा उसका। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और राधा अपने भाई से बोलती है, अरे केशव, कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए, इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद आई है। चल आजा जल्दी से, हाथ मुंह धो ले, फिर मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। केशव बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, फिर जल्दी से तुम भी अपना सामान बांध लो, घर नहीं चलना क्या? केशव के ये शब्द सुन के मानो राधा को गहरी शांति आ गई। वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो गई। हाँ क्यों नहीं, जरूर चलूंगी। आगे कितने दिन हो गए मैंने मालती और बच्चों को नहीं देखा। फिर केशव और राधा खुशी खुशी बात करते हुए रामपुर चले जाते हैं। जैसे ही राधा घर पहुंचती है, पिंकी, छोटू और मालती सब उनके स्वागत की तैयारी में जुटे रहते हैं। राधा को आता देखकर पिंकी और छोटू दौड़कर उसके पास चले जाते हैं और लिपट जाते हैं। बुआ बुआ, हमारे लिए तुम क्या लाई हो और इतने दिन के लिए हमें छोड़ के कहाँ चली गई थी? इधर मालती अपने पूरे परिवार को एक साथ देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। घर के चारों तरफ खुशनुमा माहौल था। आंगन में बच्चे खेल रहे थे। मालती और केशव घर की सजावट कर रहे थे। उधर राधा बुआ भी पूजा की तैयारी कर रही है। राधा मालती को देख के बोलती है, मालती जरा बच्चों को नहला धुलाकर तैयार कर दो, थोड़ी देर से पूजा शुरू होने वाली है। और हाँ, तुम भी पूजा में बैठो। आज मैं तुम सभी को भगवान शिव जी की कहानी सुनाने वाली हूँ। मालती बोलती है, हाँ क्यों नहीं दीदी, बस मैं अभी 5 मिनट में बच्चों को तैयार कर देती हूँ। उधर केशव सोचता है, चलो सही, कम से कम त्योहार के बहाने तो हमारे बच्चे संस्कार सीख लेते हैं। मन ही मन वह बहन को अपनी धन्यवाद कह रहा था। आखिर क्यों ना हो, राधा और केशव के बीच में बहुत प्रेम का बंधन था। राधा केशव से उम्र में 1 साल की बड़ी थी और केशव को बहुत प्यार से रखती थी। यही प्रेम ही तो है जो घर को जोड़े रखता है। इधर राधा की आवाज आती है, चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से, यहाँ आओ और पास बैठ जाओ। मालती तुम भी आ जाओ और केशव को भी लेते आना। बस फिर क्या, 5 मिनट में सारा परिवार पूजा स्थान पर बैठ जाता है और कथा शुरू हो जाती है। राधा बुआ कथा शुरू करती हैं। तो जैसे हम सभी जानते हैं, भगवान शिव हमारे सबसे प्यारे और भोले हैं और भक्त प्रिय भी बहुत हैं। शिव जी इतने भक्त प्रिय हैं कि भक्त के प्रेम भाव में बंध जाते हैं। इसी वजह से शिव जी और माता पार्वती में छोटी मोटी नोकझोंक भी हो जाती है, पर भोले तो भोले ही हैं। तो कहानी शुरू होती है। जैसा कि कैलाश में भगवान शिव ध्यान में मग्न हैं, माता पार्वती भी विचरण कर रही हैं। उधर कैलाश में परिवार के सभी सदस्य यहाँ वहाँ भ्रमण कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भगवान शंकर के गले का हार
यानी कि प्रिय वासुकी यानी कि सांप कैलाश में घूम रहा था और वहीं गणेश जी का वाहन चूहा भी उछल कूद कर रहा था, जिससे कि वासुकी को गुस्सा आ गया। वासुकी ने बोला, इतनी खुशी मत मना, मैं तुम्हें जब चाहूं तब खा सकता हूं। तब गणेश जी का वाहन चूहा बोला, तुम मुझे नहीं खा सकते क्योंकि मैं तो भगवान श्री गणेश का वाहन हूं और मेरे गणेश जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। इतने में गणेश जी भी आ गए। तब चूहा जल्दी से गणेश जी के पास पहुंच गया और झट से वासुकी की शिकायत भी कर दी। तब गणेश जी बोले, इसका समाधान तो पिताश्री ही करेंगे। तब सभी मिलकर भगवान शिव जी के समक्ष आ खड़े हुए। भगवान शिव जी सभी को एक साथ खड़े हुए देखकर आश्चर्य से बोलते हैं, आखिर कैलाश में ऐसी क्या बात हो गई कि सारे के सारे मेरे पास खड़े हैं। तब गणेश जी बोलते हैं, पिताश्री, इनकी समस्या का आप समाधान कीजिए। शिव जी बोलते हैं, आखिर विषय तो बताओ, समस्या कहाँ है। तब चूहा बोलता है, आपका प्रिय वासुकी मुझे अपना भोजन बनाना चाहता है। मूषक राज की व्यथा सुनकर भगवान शिव जी बोले कि कैलाश में रहने की सबको अपनी इच्छा अनुसार आजादी है। यहाँ किसी को किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, लेकिन सभी मर्यादित रहते हैं। जैसे कार्तिकेय का वाहन मयूर, गणेश के वाहन आप और माता का वाहन सिंह और मेरा प्रिय नंदी और वासुकी। सभी भिन्न भिन्न हैं और अपने गुणों में सर्वश्रेष्ठ हैं और तपस्वी भी हैं। इतनी भिन्नता के बावजूद सभी अपनी अपनी मर्यादा में रहते हैं। यहाँ सभी को समान अधिकार है। जैसे कि सिंह नंदी को नहीं खा सकता, मयूर वासुकी को नहीं खा सकता और वासुकी आपका भक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि कैलाश में भूख की कोई जगह नहीं। भूख, तृष्णा, वैभव, अहंकार, ये सभी कैलाश पर आके शून्य हो जाते हैं। आखिर हों क्यों ना, भगवान शिव इसके साक्षात संहारक हैं। राधा बुआ आगे कहती हैं, भगवान शिव जी का परिवार कई विभिन्नताओं के बावजूद संयम और संतुलित जीवन का आदर्श है, जो जीवन जीने के लिए उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ सभी सम्माननीय, श्रेष्ठ और समान हैं। इसी के साथ राधा बुआ की शिव जी की कहानी समाप्त हो जाती है। आपको कैसी लगी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। रोज की ही तरह आज भी सुबह चिड़िया चहचहा रही हैं। प्यारी सुहानी हवा चल रही है। इधर केशव के परिवार में मालती सुबह उठकर घर के कामों को करने में व्यस्त हो जाती है। मालती जैसे ही घड़ी की तरफ देखती है, केशव को आवाज लगाती है, अजी सुनते हो, 7 बज गए हैं। आप और बच्चे कितने सोने में मगन हैं, क्या आपको पता नहीं? आज बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जाना है। जल्दी उठिए, बच्चों को तैयार कर दीजिए, ऐसा ना हो कि कहीं आपको देरी हो जाए। केशव मालती की आवाज सुनकर बोलता है, नहीं नहीं, मुझे सब याद है, हमें बिल्कुल देरी नहीं होगी। मैं अभी बच्चों को उठा देता हूँ और तैयार कर देता हूँ, तुम जरा जल्दी नाश्ता बना दो। फिर क्या, मालती नाश्ता तैयार कर देती है। सभी नाश्ता करते हैं और केशव बच्चों का एडमिशन कराने के लिए स्कूल की तरफ घर से निकल पड़ता है। केशव, पिंकी और छोटू स्कूल पहुंच जाते हैं। केशव को आया हुआ देखकर स्कूल के प्रिंसिपल साहब बोलते हैं, आइए आइए केशव जी, कैसे आना हुआ और घर में सब खैरियत तो है ना? केशव उत्तर देता है, हाँ मास्टर साहब, सब खैरियत है, आप बताइए आप कैसे हैं? प्रिंसिपल साहब बोलते हैं, जी जी जी, मैं भी कुशल मंगल हूँ जी, कहिए कैसे आना हुआ? फिर केशव बोलता है, मास्टर साहब ये पिंकी और छोटू हैं, मेरे दोनों बच्चे, आज आपके स्कूल में एडमिशन कराने आया हूँ इन दोनों का। पिंकी और छोटू नमस्ते कहते हैं। प्रिंसिपल साहब बोलते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ बच्चों मेरे पास आओ, अपना नाम तो बताओ।
नमस्ते मास्टर साहब, मेरा नाम पिंकी है। फिर छोटू बोलता है, मेरा नाम छोटू है। प्रिंसिपल दोनों बच्चों को सुनकर बोलते हैं, आहा कितने प्यारे बच्चे हैं। अच्छा केशव, पिंकी और छोटू का जन्म की तारीख तो बता दो, ताकि एडमिशन की प्रक्रिया मैं अच्छे से कर सकूं। और हाँ, सही तारीख बताना, क्योंकि एक बार एडमिशन की तारीख तय हो जाने के बाद उसे चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ क्यों नहीं मास्टर साहब, मुझे भला अपने बच्चों का जन्मदिन याद नहीं होगा। केशव कुछ इस अंदाज में बोलता है मानो जैसे उसे कुछ भूल गया हो। केशव फिर बोलता है, पिंकी शायद 15 अगस्त 2016 को हुई थी मास्टर साहब, और हमारा छोटू जून 2018 का है। मास्टर साहब, अरे शायद की क्या बात करते हो, अच्छे से याद करके बताओ। अगर याद नहीं आ रहा तो घर में फोन लगा के मालती से पूछ लो, उसे तो याद होगा ना। एक बार एडमिशन हो गया तो दोबारा तारीख जल्दी नहीं बदलेगी। प्रिंसिपल की बात सुनकर केशव जवाब देता है, अरे नहीं नहीं मास्टर साहब, इनकी पक्का जन्म की तारीख यही है। फिर क्या, बच्चों का एडमिशन हो जाता है और केशव, पिंकी और छोटू घर वापस आ जाते हैं। घर पहुंचते ही केशव मालती को आवाज लगाता है, मालती, ओ मालती। मालती बाहर आती है। अच्छा तो हो गया एडमिशन, चलो बढ़िया, आज का दिन तो सफल रहा। चलो हाथ मुंह धो लो और चाय पी लो, मैं चाय लेके आती हूँ। केशव, सब कुछ तो सही है मालती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बच्चों की जन्म की तारीख गलत तो नहीं कर दी। मालती बोलती है, गलत कहाँ, मैंने जाते जाते बताया था ना कि अपनी पिंकी 2015 की 16 जून की है और छोटू अपना 8 फरवरी का है। आपको इतना भी याद नहीं रहा? चलो ठीक है, मैंने जो बताया तो बताया, लेकिन आपके भी तो बच्चे हैं, आपको याद तो होना चाहिए। केशव बोलता है, अब क्या करूं मालती, जन्म की तारीख तो लिखवा चुका हूँ, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो चलता रहता है, आखिर अपने बच्चे बड़े भी तो हो गए हैं, तारीख भी ऊपर नीचे हो गई तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसा कहते हुए केशव मुस्कुरा देता है। मालती का बर्थडे और आई कोई पुरानी सहेली। आज शुक्रवार है और मालती का बर्थडे भी है। क्या गिफ्ट देना है, कहीं शाम तक मैं मालती का बर्थडे भूल न जाऊं। केशव सोच में डूबा रहा और अपने दफ्तर का काम निपटाए जा रहा था। शाम होने जा रही थी। केशव घड़ी की तरफ बार बार देख रहा था। आखिर में 5 बज ही गए, दफ्तर की छुट्टी हो गई। केशव ने जल्दी से फाइलें बंद की और चल पड़ा घर की तरफ। रास्ते में बाजार पड़ता है और वहां वह मालती के लिए कुछ बाजार से खरीदना चाह रहा था। अचानक से केशव को याद आता है कि मालती ने एक दिन उससे कहा था कि उसे वो सुंदर सा हेयर पिन बहुत पसंद है और वो उस दुकान में मिलता है। केशव को मालती की कही हुई बात अचानक याद आ जाती है और सोचता है इससे अच्छा गिफ्ट कुछ हो ही नहीं सकता। फिर क्या, उसी दुकान में जाके वहां से वह हेयर पिन खरीद लेता है और फिर घर की तरफ निकल पड़ता है। अचानक पीछे से आवाज आती है, केशव भाई साहब, ओ केशव भाई साहब, रुकिए जरा, कहाँ चले जा रहे हैं। केशव रुकता है और पीछे मुड़कर देखता है आश्चर्य से। अरे कल्पना, तुम यहाँ कैसे आना हुआ रामपुर तुम्हारा? बस भाई साहब, मेरी यहाँ नौकरी लग गई है और लगभग 2 मंथ से मैं यहीं पे हूँ। बहुत दिन हो गए थे मालती और आपको देखा नहीं था। पिछले समय आखिरी बार मैंने आप दोनों को शादी में ही देखा था। दोनों बात करते हुए घर की तरफ जा रहे थे। घर पहुंचते ही केशव मालती को आवाज लगाता है, मालती, ओ मालती, बाहर तो आओ जरा, देखो मेरे साथ कौन आया है तुमसे मिलने। मालती कुछ बोलते हुए अंदर से बाहर आती है। हाँ आई, ये भी ना जाने क्या क्या करते रहते हैं, कुछ ठिकाना ही नहीं इनका। अचानक केशव और कल्पना को देखकर मालती आश्चर्यचकित हो जाती है। चेहरे पर खुशी के भाव होते हैं। अरे कल्पना, कितने दिन हो गए, तुम कहाँ थी अभी तक? मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है। फिर झट से प्रेम भाव से स्वागत करते हुए मालती उसे गले से लगा लेती है।
आखिर क्यों ना हो, मालती और कल्पना बचपन की दोस्त थी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक का सफर साथ जो तय किया था। केशव बोलता है, अब गेट पर ही खड़ी रहोगी कि अंदर भी बुलाओगी? अरे क्यों नहीं, अंदर बुलाने के लिए कल्पना को किसी और की जरूरत है क्या? चलो अंदर जल्दी से, और आप भी चेंज कर लो, मैं चाय बना के लाती हूँ। फिर रेडी हो जाओ, और बच्चे सबका इंतजार कर रहे हैं बर्थडे मनाने के लिए। फिर घर में हंसी खुशी मालती का बर्थडे मनाया जाता है। मालती तो आज जैसे बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी पुरानी सहेली जो आई थी, जो हर बार जन्मदिन में उसके साथ ही रहती थी, आज बहुत सालों बाद उसके साथ थी। बर्थडे के मौके पर जब केशव की बारी आती है मालती को गिफ्ट देने की, तो केशव धीरे से एक हेयर पिन निकालता है जो उसने बाजार में खरीदा था, और वो उपहार स्वरूप मालती को दे देता है। मालती की खुशी तो जैसे दुगनी हो गई। वो बोली, अरे आप मेरे लिए ये लेके आए हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। आपको भले याद कैसे रहा, आप तो इतने काम में व्यस्त होते हो कि घर की कोई खबर नहीं रहती है, फिर मेरी एक छोटी सी बात कैसे याद रह गई? केशव बोलता है, बस मालती, आखिर तुम भी तो घर का ख्याल रखती हो, मुझे भला याद कैसे नहीं रहता कि तुम्हें क्या पसंद है, वो भी तुम्हारे जन्मदिन पे। बस मुझे ऐसे ही याद रहा और मैं गया दुकान से और फट से ले आया। मालती केशव के इस तरह के जवाब और उपहार की कोई उम्मीद नहीं थी। ये तो जैसे सूरज उल्टी दिशा में उगने वाली बात हो गई। फिर मालती बोलती है, ये हेयर पिन मेरे लिए दुनिया में सबसे कीमती है, इसके आगे करोड़ों रुपए की चीजें भी फीकी पड़ जाती हैं। इसके अलावा आज आप मेरी एक ऐसी दोस्त को साथ लेके आए हैं जो मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। आखिरकार आपने मेरे बर्थडे पर मेरे मन मुताबिक गिफ्ट दे ही दिया, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ मालती, क्यों नहीं, तुम भी तो हमारा सबका ख्याल रखती हो, तो भला मैं क्यों ना रखूं। फिर परिवार के सभी लोग मालती का बर्थडे हंसी खुशी मनाते हैं। आज 15 अगस्त है और आज हम जाएंगे मेला घूमने। पिंकी और छोटू की स्कूल में आज 15 अगस्त का त्योहार मनाया जाएगा। सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं। सभी अपने हाथों में तिरंगा लिए रैलियां कर रहे हैं और आज स्कूल से जल्दी छुट्टी भी होने वाली है। पिंकी दीदी, ओ पिंकी दीदी, जल्दी जल्दी घर चलो, आज हमें मेला घूमने जाना है। हाँ छोटू, बस 2 मिनट में आई। चल चल, जरा जल्दी जल्दी कदम बढ़ा। दोनों भाई बहन बातें करते हुए घर की तरफ निकल पड़ते हैं और घर पहुंचते ही मालती और केशव से मेला देखने की जिद करने लगते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। आज पूरे गांव में खूब सजावट है। चारों तरफ लोगों की चहल पहल भी हो रही है। कोई कहीं न कहीं जा ही रहा है। खबर है कि गांव में कोई जादूगर आया है। केशव आज सुबह के गांव के अखबार में से ये खबर पढ़ते ही खुश हो। अरे अपने गांव में तो पहली बार मेला लगा है, अब हम भी घूमने जा सकते हैं। वहां जाकर जादूगर का खेल देखेंगे। मालती केशव से पूछती है, अजी क्या बात है, आज बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। केशव बोलता है, हाँ क्यों नहीं, आज पहली बार तो अपने गांव में मेला लगा हुआ है। बच्चों की संडे को छुट्टियां भी हैं, तो हम सभी क्यों ना मेला घूम के आते हैं। अच्छा हाँ क्यों नहीं, जरूर चलेंगे। केशव सा परिवार मेला पहुंच जाता है। वहाँ तरह तरह के खिलौने, झूले, आइसक्रीम और खाने के ढेर सारे ठेले लाइन में लगे हुए थे। ये सब देख के ऐसा लग रहा था मानो कोई त्योहार चल रहा हो। पिंकी झूले में बैठने की जिद कर रही थी। छोटू भी आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा था। चारों ओर शोर शराबा था। पिंकी जिद करती है, पापा पापा, मैं उस ट्रेन वाले झूले में झूलूंगी। केशव बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम सभी झूलेंगे, पर सबसे पहले हम सभी जादूगर का खेल देखने चलेंगे। और सभी इस मत पर सहमत हो जाते हैं। फिर केशव, पिंकी, मालती और छोटू सभी जादूगर का खेल देखने के लिए चले जाते हैं। वहाँ एक जादूगर था। बहुत सारे जानवर थे, शेर, भालू, बंदर, हाथी,
सारे जानवर थे और जादूगर किसी को कैसे भी बना देता था। पिंकी और छोटू मजे से देख रहे थे। जादूगर का खेल खत्म होने के बाद फिर सारे लोग झूला झूलते हैं। मालती बोलती है, देखो तो जरा आज बच्चे कितने खुश हैं। अपने गांव में ये पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा मेला आया है। इसी तरह हर साल मेला आए तो बच्चों का भी मनोरंजन हो जाता है और परिवार के साथ हम घूमने भी आ सकते हैं। फिर क्या, सभी लोग बातें करते हुए अपने घर वापस आ जाते हैं। क्या आपको पता है, आज मालती नाराज होके बैठी है। आज घर में कोई काम नहीं होने वाला। केशव बाजार से सब्जियां लेकर लौटता है और मालती को आवाज लगाता है, मालती, आज मैं भिंडी लेके आया हूँ। आज अपन भिंडी की सब्जी खाएंगे। लो जल्दी लो और काट के फटाफट बना दो। मालती ने तो कान बंद कर लिए। केशव बच्चों से पूछता है, आज तेरी माँ को क्या हो गया, इतना मुंह क्यों फूला हुआ है। पिंकी बोलती है, पापा जी आज माँ बहुत ज्यादा नाराज है। माँ का कहना है कि आप उन्हें कहीं घुमाने नहीं लेके जाते। अच्छा, माँ का ऐसा कहना है। चलो कल फिर हम घूमने का ही प्लान बना लेते हैं और हाँ, हम सभी साथ में बाहर खाना खाएंगे। मालती केशव की ये बात सुन के झटपट उठ जाती है और भिंडी लेकर जल्दी से किचन की ओर चली जाती है। भूतों का बसेरा। कहानी एक ऐसी श्रापित हवेली की जहां जो कोई गया मारा गया। कहा जाता है कई वर्ष पहले किशनगढ़ में राजा रामचंद्र की हवेली हुआ करती थी, जहां पर राजा शेर की तरह राज्य करता था। राजकीय कामकाज बहुत अच्छा चलता था और पूरा राज्य खुशहाल था। उस हवेली के चारों तरफ एक नदी बहती थी। एक बार की बात है, काफी दिनों से बहुत जोरों से बारिश हुई जा रही थी। एक रात नदी में अचानक बाढ़। उस आधी रात को पूरी हवेली मौत के मुंह में समा गई। उस वक्त आधी से ज्यादा आबादी सो रही थी। फिर सुबह हुई। यहाँ वहां मरे जानवर पड़े हुए थे और इंसान भी। पूरा राज्य कीचड़ और पानी में दब गया था। एक पुतला भी जीवित ना बच सका। आज वो हवेली सुनसान हो गई है। कई बरस बीत गए। लोगों को वहां से डरावनी आवाजें आती हैं। जैसे वो हवेली श्रापित हो गई और भूतों ने अपना बसेरा बना लिया। केशव उसी गुमनाम रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में केशव को एक बाबा मिलता है। बाबा ने केशव को राह में ही रोक लिया और कहा, बेटा, इस राह में आगे मत जाना वरना जीवित नहीं लौटेगा। मेरी बात मान, चला जाए यहाँ से। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरी खैर नहीं। उस हवेली की आत्माओं को परेशान मत कर। जा, तू बस यहाँ से चला जा। केशव बाबा की बात मान लेता है और घर चला आता है। केशव आज वाकई में बहुत डर गया था। घर आकर मालती को सारा किस्सा सुनाता है। आगे क्या हुआ, इसे देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमें जस्ट लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।